तीन स्टोरी सुनाऊंगा मैं जहां फर्स्ट में एक कपल ने 9 मिलियन यूरोस की लॉटरी जीती, लेकिन दोनों में से एक ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली। दूसरी स्टोरी है एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की जिसने एक गोल्डन टॉयलेट सीट चुराने का प्लान बनाया था जिसका नाम अमेरिका था। और तीसरी स्टोरी है हुआन कार्लोस की जो बचपन में एक कार्गो प्लेन की व्हील में छुपकर अमेरिका आ गया था, लेकिन बड़ा होकर इतना बड़ा फ्रॉड और कौन आर्टिस्ट बनाना ये। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कीथ गॉफ से जो अपनी वाइफ लुइस और अपने दो बच्चों के साथ ना इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में रहता था। अब कीथ एक लोकल बेकरी में काम करता था और उसकी वाइफ सेक्रेटरी की जॉब करती थी। अब इन दोनों की सैलरी से मस्त घर चल जाता था और क्या चाहिए। अब ये एक सेमी डिटैच घर में रहते थे और इनके पास कोई लग्जरी गाड़ी वगैरह भी नहीं थी, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। अब इनकी शादी को 25 साल हो गए थे और इनकी जिंदगी में बेशक पैसे थोड़ा ऊपर नीचे चलते थे, लेकिन शादी एक नंबर चल रही थी। कीथ भी अपने दोस्तों और आस पड़ोस में बहुत पॉपुलर था कि भाई बड़ा बड़ा हैप्पी बंदा है ये। अब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ना कीथ को लगता था कि अपनी किस्मत ना आजमानी चाहिए, और इसी वजह से कीथ और उसकी वाइफ हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदते थे इस उम्मीद में कि किसी दिन लॉटरी लग जाएगी, पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और अब आता है जून 2005। अब कीथ 53 का था और उसने जून फर्स्ट वीक में एक सपना देखा कि इसकी करोड़ों की लॉटरी लग गई है। अब जब कीथ सुबह उठा तो सबसे पहले इसने अपनी वाइफ को इस सपने के बारे में बताया, लेकिन लुइस ने कीथ का मजाक उड़ा दिया कि देखो ऐसे सपने सबको आते हैं, चुपचाप भूल जाओ और काम पे जाओ। अब कीथ के मन में ये बात बैठ गई थी कि इसका सपना जरूर पूरा होगा। अब इसके बाद लुइस ने पास के एक छोटे से टाउन से एक नेशनल लॉटरी का टिकट खरीदा। मतलब बीवी आदत से लॉटरी टिकट खरीद रही थी लेकिन पति के सपने में विश्वास नहीं कर रही थी। अब कीथ एक रात टीवी पे टेलीटेक्स्ट के थ्रू अपने नंबर मैच कर रहा था लॉटरी के। अब पहले इसे लगा कि इसके ना सिर्फ 4 नंबर मैच हुए हैं और ये मुश्किल से भाई $62 जीता है, पर जब कीथ ने ध्यान से देखा तो इसके सारे नंबर मैच हो चुके थे। ये प्रॉपर 9 मिलियन यूरोस की लॉटरी जीत चुका था। अब कीथ खुशी और शौक के मारे ना कांपने लगा ऑब्वियसली। अब रात का टाइम था, लुइस अभी भी ऑफिस में थी, तो कीथ भाग कर गया उसके ऑफिस में और कांपते और रोते हुए बोल रहे थे कि हम 9 मिलियन यूरोस की लॉटरी जीत गए हैं। अब लॉटरी जीतने के बाद दोनों बहुत खुश थे। सबसे पहले इन्होंने अपनी पुरानी स्कॉडा कार बेच के एक लग्जरी जैगुआर कार खरीदी और इसके अलावा इन्होंने एक BMW और एक टॉप रेंज रोवर भी खरीदी। फिर इन्होंने अपना सेमी डिटैच घर छोड़कर एक बंगला खरीदा। अब कीथ को ना फुटबॉल और हॉर्स रेसिंग का शौक था, तो इन्होंने घोड़े खरीद लिए रेस के लिए। अब कीथ ने बेकरी की जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद इसके पास कोई काम नहीं था, पूरा दिन घर में खाली बैठा रहता था। अब जब ये घर में बोर हो रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो खाली टाइम में ये पैसे उड़ाने लगा। अब ये अपने आप को बिजी रखने के लिए पार्टियां करता और इसे लग गई दारू की गंदी आदत। भाई पूरा दिन शराब में डूबा रहता। अब कीथ की शराब पीने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि इसके एक दोस्त इससे दूर होने लगे और अब इसके साथ वही लोग रहते थे जिन्हें इसके पैसों पर ऐश करनी थी। ये खत्म है आदमी। अब कीथ की शराब पीने की आदत और इसका लाइफस्टाइल चेंज होने के चक्कर में ना इसके लुइस से बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे और अब लुइस और कीथ के बीच में झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि 2007 में इनका डिवोर्स हो गया। बताओ 25 साल से इतनी बढ़िया शादी चल रही थी, एक लॉटरी ने डिवोर्स ही करवा दिया और अभी तो कीथ की बर्बादी की स्टार्टिंग है। अब डिवोर्स के बाद लुइस और कीथ के दोनों के एसेट डिवाइड हुए ताकि ये भाई अपनी अपनी जिंदगी आराम से जी सके, लेकिन अब डिवोर्स के बाद कीथ और ज्यादा अकेला पड़ गया और इसकी पीने की आदत और ज्यादा बढ़ गई। फिर धीरे धीरे कीथ की तबियत खराब होने लगी। अब ये क्लिनिक में एडमिट हुआ जहां ये एक आदमी से मिलता है जिसका नाम था जेम्स प्रिंस। अब ये बंदा कीथ से बात करता है, इसका दोस्त बनता है, इसे ट्रस्ट दिलाता है कि ये इसका अच्छा ही चाहता है। अब जैसे ही कीथ क्लिनिक से डिस्चार्ज होकर घर आया तो प्रिंस उसे अलग अलग हॉस्टल्स में बुलाता था और खूब शराब पिलाता था ताकि उसे होश ही ना रहे, इतना ज्यादा कि इसे सही गलत में भी फर्क ना पता चले। अभी प्रिंस ना अपने आप को बहुत अमीर दिखाता था, बल्कि ये एक बैंकरप्ट आदमी था, इसका दिवाला निकल गया था, इसके ऊपर 1,44,000 का कर्ज था। और अब जब कीथ बहुत नशे में रहता था ना तो ये आदमी कीथ को फेक बिजनेस आइडिया देता था और धीरे धीरे कीथ से बिजनेसेस के लिए चेक साइन करवा लिए। 6 महीने के अंदर इस प्रिंस ने कीथ को एक बंगला खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया ताकि ये प्रिंस अपनी गर्लफ्रेंड को वो बंगला रेंट पर दे सके। कौन से लेवल का फ्रॉड कर रहा भाई ये। अब प्रिंस ने कीथ के साथ ऐसी बहुत फ्रॉड करे और भाग गया एंड में। और फ्रॉड के बाद कीथ के पास अपना खर्चा चलाने के पैसे तक नहीं बचे, इसे फिर अपना सब कुछ बेचना पड़ा और इसका बंगला भी इसके हाथ से चला गया। अब कीथ इतना कंगाल हो चुका था ना कि इसके पास रहने तक की जगह नहीं थी और फिर ये अपने एक नेफ्यू के घर के छोटे से रूम में रह रहा था। अब कीथ ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि लॉटरी ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी और अगर मैं किसी को लॉटरी खरीदता देखता भी हूं तो मेरा मन करता उसे मना कर दूं। अब पैसे खत्म होने के बाद कीथ इतना ज्यादा बीमार और अकेला रहने लगा कि भाई उसकी बॉडी स्ट्रेस झेल नहीं पाई और मार्च 2010 में कीथ को एक हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। भाई ये वो बंदा था जो अपने आस पड़ोस में पॉपुलर था कि ये बंदा कितना खुश रहता है, लेकिन दूसरी तरफ लुइस ने लॉटरी के पैसों से अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर कर रखा था। इवन कीथ के मरने और इसके बाद भी ना लुइस ने मीडिया और लाइमलाइट से ना हमेशा दूरी बनाए रखी, इसने हमेशा अपनी लाइफ प्राइवेट ही रखी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जेम्स शीन से। ये 40 साल का था और यूके में रहता था और ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था जिसे अब छोटी मोटी चोरी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, इसीलिए जेम्स भाई बड़ी बड़ी चोरियां करते थे, जैसे एटीएम मशीन्स को ब्लास्ट करके उखाड़ लेना, म्यूजियम से महंगी महंगी चीजें चुरा लेना। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड करता था, लेकिन ये काम पब्लिक को तो बता नहीं सकता था, इसलिए इसने साइड में कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन कर ली ताकि लोगों को बता सके कि मैं भी रिस्पेक्टेड काम करता हूँ। अब 2005 से 2017 तक ना जेम्स ने काफी अलग अलग क्राइम करे, लेकिन जेम्स को एक गन क्राइम के चक्कर में ना 14 साल की जेल हो गई और ये
पैरोल पे बाहर था। अब जेम्स के बाहर आते ही ना उस टाइम हर न्यूज चैनल ने एक न्यूज कवर कर रही थी कि एक फेमस इटालियन आर्टिस्ट मोरिजो ने एक टॉयलेट सीट बनाई है 18 कैरेट गोल्ड से, जिसका वेट 98 किलो था और उस टाइम के हिसाब से 40-50 करोड़ की थी। अब ये सिर्फ एक शो पीस नहीं था, ये फुल्ली फंक्शनल टॉयलेट था। अब इस आदमी ने पता नहीं क्यों इस टॉयलेट का नाम अमेरिका रखा था। अब इस टॉयलेट सीट को बनाने का मोटिव ये था कि कोई आदमी कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, वो टॉयलेट हगेगा तो इसी में। ऐसा नहीं है लक्ष्मण, कुछ लोग खेत में भी हगते। अब सिंपल है, ये सीट अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने के लिए बनाई गई थी और इस टॉयलेट सीट को ब्लेनिम पैलेस में लगाया गया था और पैलेस में आने वाले हर एक आदमी को इस बाथरूम में जाने की परमिशन थी। लोग दरवाजा बंद करके 3 मिनट तक टॉयलेट सीट का यूज करते थे और इसके साथ सेल्फीज भी खींचते थे। अब जेम्स के लिए टॉयलेट सीट अकेले चोरी करना तो इम्पॉसिबल था, तो इसने वहां के एक एम्प्लॉय को भी ले लिया जिसका नाम था माइकल जोन्स। अब जेम्स ने माइकल को प्रॉपर पैलेस की रेकी वगैरह करने के लिए बोला क्योंकि भाई इस पे कोई शक भी नहीं करेगा जल्दी। और फिर इसने दूसरा बंदा फेडरिक डो को अपनी टीम में लिया जो एक ब्रोकर था। अब जेम्स को पता था ये टॉयलेट गोल्ड का, इसे नॉर्मल ज्वेलरी वाले के पास तो बेच नहीं सकते, तो फ्रेड का काम था ब्लैक मार्केट में इसके लिए बायर ढूंढना। अब फ्रेड डो ने भी ना 2 और डीलर्स को अपने साथ इस टीम में लिया और लास्ट मोमेंट में इनकी टीम में 2 बंदे और है जिनका काम था पैलेस के हैवी दरवाजे और खिड़कियां तोड़ना। अब चोरी से एक दिन पहले माइकल ने ब्लेनिम पैलेस का टिकट लिया और नॉर्मल टूरिस्ट बन के अंदर गया। अब इसने टॉयलेट के अंदर ना बहुत सारी फोटोज खींची, जैसे कि दरवाजे के लॉक की फोटोज खींची और खिड़की की फोटोज खींची जिससे अंदर घुसना था। और अब आती है 14 सितंबर 2019 सुबह 5 बजे पांचों चोर एक चोरी की गाड़ी में बैठे और पैलेस के पीछे वाले गेट कोर्टयार्ड में जाकर पार्क कर दी। अब इनमें से 2 चोर गाड़ी के अंदर ही बैठे थे जिन्हें आसपास नजर रखनी थी और बाकी 3 चोर जेम्स, माइकल और एक और बंदा था जिन्होंने अपने प्रॉपर मास्क वगैरह पहन लिए और इनके पास एक बड़ा सा हैमर और सब्बल भी था। अब इन्होंने ग्राउंड फ्लोर की एक बड़े से कांच वाली विंडो तोड़ी और अंदर घुसकर टॉयलेट की तरफ भागे। अब इन्होंने टॉयलेट का जो वुड वाला दरवाजा था वो हथौड़े से तोड़ा और अंदर घुस गए। अब जेम्स और माइकल ने पूरा फोर्स लगाकर प्लम्बिंग से उस टॉयलेट को उखाड़ना शुरू करा और सब्बल का यूज करके प्रॉपर इन्होंने उस टॉयलेट को उखाड़ लिया। लेकिन इन्होंने जैसे ही टॉयलेट उखाड़ा हाई प्रेशर पानी के पाइप फट गए और पानी पूरे प्रेशर से बाहर आने लगा। अब ये तीनों टॉयलेट लेकर गाड़ी की तरफ आ गए और वहां से निकल लिए। और अब जब पूरे पैलेस में पानी पानी हो गया तो सुबह 5:30 बजे ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। अब अलार्म बजने के बाद पैलेस के स्टाफ मेंबर जो पैलेस के ऊपर वाले फ्लोर में सो रहे थे, इन्हें अलार्म सुन के लगा कि पैलेस में आग लग गई है और अलार्म बजने के 5 मिनट बाद ही ना पुलिस भी पैलेस में पहुंच गई। और फिर पुलिस और स्टाफ ने मिलकर जो पैलेस के अंदर का नजारा देखा उनकी तो आंखें पटी रह गई। पैलेस की कितनी सारी एक्सपेंसिव चीजें खराब हो चुकी थी, टॉयलेट सीट गायब हो चुकी थी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे चेक करे गए। अब चोरों ने तो प्रॉपर मास्क पहन रखा था तो इनको आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल था और चोरी करने के लिए जो ये गाड़ी लाए थे वो भी चोरी की थी। लेकिन अब पुलिस ना सबसे पहले म्यूजियम थीव्स की ना लिस्ट निकालती है जिसमें जेम्स का नाम सबसे टॉप पर था। और एक चीज और, इन्होंने अपना हैमर गलती से पैलेस में छोड़ दिया था। अब फॉरेंसिक टीम ने हैमर से डीएनए टेस्ट कर लिया जो जेम्स से मैच हो गया। अब इसके बाद पुलिस ने जेम्स के घर में फटाफट रेड मारी। अब वहां पुलिस को एक ट्रैक सूट मिला जिसे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया और उस कपड़े पर 18 कैरेट गोल्ड के कॉम्पोजिशन मिल गए। फिर इसके बाद पुलिस ने जेम्स का फोन डिकोड किया जहां गोल्डन टॉयलेट सीट की एक फोटो मिली जो जेम्स ने चोरी के जस्ट बाद ली थी। अपनी चोरी फ्लेक्स कर रहा था। अब जेम्स को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसके कन्फेशन के बाद माइकल और फ्रेड को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाकी चोरों के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिले। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हुआन कार्लोस से। ये कोलंबिया के एक छोटे से टाउन में रहता था। अब इसके फादर एक फार्मर थे और हुआन जब सिर्फ 1 महीने का था ना तो इसके फादर इसे और इसकी माँ को कहीं छोड़ के चले गए और फिर वापस ही नहीं आए। अब इसकी माँ मारिया अपने हस्बैंड के जाने के बाद एक हाउसकीपर का काम करके अपना घर चलाती थी, पर कुछ ही टाइम बाद मारिया ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो एक रियल एस्टेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। अब ये आदमी हुआन को ना बहुत परेशान करता था, इसे खाने पीने के लिए नहीं देता था, मारता पीटता रहता था इसे। और अब अपने स्टेप फादर की मारपीट और गरीबी से तंग आकर जब हुआन 15 साल का हुआ तो ये घर से ही भाग गया। अब हुआन भागकर कोलंबिया के एयरपोर्ट पर ना छुप कर रहने लगा। वो वहाँ पर खराब और फेंके हुए एयरप्लेन में सोता था और गार्बेज कैन से खाना ढूंढकर खा लेता था। उसके लिए ये सौतेले बाप की मारपीट से तो अच्छा ही था। अब हुआन जब 17 साल का हुआ ना तो इसने मियामी जाने का डिसाइड किया, पर इसने जाने के लिए जो रास्ता चूज किया शायद ही वो कोई चूज करता। हुआन ने देखा कि अमेरिकन कार्गो प्लेन मियामी जाने के लिए तैयार हो रहा है और ये रेयर व्हील में खाली जगह में घुसकर बैठ गया। अब प्लेन से मियामी पहुंचने का रास्ता 3.5 घंटे का था। अब प्लेन जब 30,000 फीट पे होता है ना तो टेम्परेचर -40 डिग्री चला जाता है। अब ज्यादातर लोग तो ऐसी हालत में जमकर या दम घुटने से मर जाते हैं, लेकिन हुआन कार्लोस बेहोश हो गया। और जब प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो एयरपोर्ट वर्कर ने एक लड़के को व्हील से नीचे गिरते हुए देखा। अब कुछ टाइम बाद जब हुआन कार्लोस को होश में लाया गया तो पुलिस और डॉक्टर ने इससे सवाल करना शुरू किया। अब पहले तो इसने अपनी फेक आइडेंटिटी बताई। इसने अपना नाम गुइलर्मो रोजेल्स बताया और बोला मेरी एज 13 साल है और मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मैं तो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था इसलिए यहाँ आ गया। अब लोगों के लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं था कि एक 13 साल का बच्चा प्लेन की व्हील में बैठ के कोलंबिया से मियामी आ गया। अब मीडिया में तो ये न्यूज वायरल हो गई, लोग इससे मिरेकल बॉय
हुए बोलने लगे। अब इसके बाद मियामी का एक लोकल पुलिस ऑफिसर ना हुआन कार्लोस को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और ये हुआन कार्लोस का लीगल गार्डियन बनके इसे अपने घर में ही रख लिया। अब टीवी पर हुआन की स्टोरी सुनकर ना अमीर अमेरिकन ने एक ट्रस्ट फंड बनाया इसके लिए, जहाँ पर इसके लिए हजारों डॉलर डोनेशन में आए। और अभी 17 साल के लड़के को लैविश घर, एक्सपेंसिव कपड़े और लोगों से इतना प्यार मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ महीने बाद हुआन कार्लोस ने अपने ही लीगल गार्डियन के घर से कुछ पैसे और ज्वेलरी चुरा लिए। फिर वही बात हो जाती है, आदमी ना अपनी आदत से गरीब होता है। अब जब पुलिस ने इसे दोबारा अरेस्ट करा ना तो इसकी कुछ टेस्टिंग वगैरह करी होगी, तब पता चला कि 13 का नहीं ये तो 17 का है। और फिर इसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि इसकी माँ तो भी जिंदा है। अब सच सामने आने के बाद पुलिस ने इसका अकाउंट और ट्रस्ट फंड फ्रीज कर दिया और जनवरी 1994 में कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन इस फ्रॉड ने हुआन को ये सिखा दिया था कि एक बार आप लोगों का ट्रस्ट जीत लो तो बाद में इनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बताओ, इतना प्यार और इतने पैसे के बाद ये सीख के आया वहां से। अब हुआन कार्लोस को इसके बाद छोटे मोटे फ्रॉड करके अपना नाम खराब नहीं करना था, इसे बड़े बड़े फ्रॉड करके अपना नाम खराब करना था। अब हुआन कार्लोस ने सबसे पहले अपना लुक चेंज किया, ब्रांडेड कपड़े, जूते, डिजाइनर सूट्स पहनने लगा। अब ये 5 स्टार होटल्स के लॉबीज में जाकर बैठ जाता और वहाँ स्टाफ से बोलता कि मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ और किसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और वहाँ बैठकर ये अमीर गेस्ट के नाम और रूम नंबर पता कर लेता और फिर जब गेस्ट ब्रेकफास्ट में बिजी होते तो ये रिसेप्शन पे जाकर अपना वही नाम बताता और बोलता मैं अपना रूम कार्ड गलती से रूम के अंदर छोड़ा हूँ, मुझे प्लीज डुप्लीकेट की दे दो। अब स्टाफ इसका कॉन्फिडेंस देखकर इसे फटाफट की दे देते और ये उन रूम से सारा कैश और ज्वेलरी लेकर गायब हो जाता। अब इसने ऐसे ना 5 बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में चोरियां करी, लेकिन बाद में पुलिस को इस पर शक हुआ और इसके पीछे पड़ गई। अब हुआन कार्लोस को ये समझ में आ गया कि अगर ये और कोलंबिया में रहा तो पकड़ा जाएगा, तो फिर ये 1997 में फेक आइडेंटिटी और पासपोर्ट के साथ यूके आ गया। और फिर 1998 में हुआन कार्लोस ने लंदन के 4 बड़े बड़े होटलों में चोरियां करी, लेकिन एक स्टोलन क्रेडिट कार्ड यूज करने के चक्कर में ये पकड़ा गया। लेकिन फिर ये जैसे ही बेल पर बाहर आया ये जुगाड़ लगाकर पेरिस चला गया। अब ये यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में चोरी करने के बाद वापस लंदन आया। दूसरों का वर्ल्ड टूर चलता है, इसका वर्ल्ड चोरियां चल रही थी। अब लंदन में वापस आकर तो ये अपनी फुल अमीरी दिखा रहा था और एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहा था और तगड़ी शॉपिंग कर रहा था, घूमने के लिए शॉफर ड्रिवन बेंटली कार रेंट पर लेता। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी ये लंदन के एक नॉर्मल फ्लैट में छुप कर रह रहा था ताकि पुलिस इस तक कभी ना पहुंच सके, जैसे पुलिस इसे सड़क पर कभी पकड़ ही नहीं सकती। अब लंदन आने के कुछ टाइम बाद इसने फिर से चोरियां स्टार्ट कर दी और इसने एक 5 स्टार होटल में एक रिच ब्रिटिश फैमिली को अपना टारगेट बनाया और उनके पास से 38 लाख के डायमंड और गोल्ड चुरा लिए। और दूसरी बार इसने डोरचेस्टर होटल को टारगेट किया जो उस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव होटल माना जाता था और यहाँ पर प्रॉपर अरब के शेख और बिलियनियर रुका करते थे। और यहाँ से ये 2 लाख के डिजाइनर लग्जरी कपड़े और 8.5 लाख के एक्सपेंसिव ब्रांडेड वॉचेस लेकर भाग गया। लेकिन अब इन चोरियों के बाद ये वही डिजाइनर कपड़े पहनकर लंदन के पॉश एरिया में घूम रहा था। और फिर आती है दिसंबर 2004। हुआन कार्लोस लंदन के पॉश एरिया में सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था और उस सुपरमार्केट में एक ऑफ ड्यूटी डिटेक्टिव भी शॉपिंग कर रहा था। और जब उसकी नजर हुआन कार्लोस से पड़ी तो उसे लगा यार इसका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। अब डिटेक्टिव ने ध्यान से देखा तो उन्हें याद है कि लंदन पुलिस ने इसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन और स्केच हर जगह इशू किया हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रूफ ये था ना कि इसके आईब्रो के पास एक छोटा सा मस्सा था। अब इसके बाद तो ऑफिसर ने बिना देरी किए बैकअप बुलाया और फटाफट इसे सुपरमार्केट से अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट होने के बाद इसने बहुत झूठ बोले, लेकिन पुलिस ने इस बार कंफर्म कर रखा था कि यही हुआन कार्लोस है। अब अप्रैल 2005 में लंदन कोर्ट ने इसे 3.5 साल की सजा सुनाई, लेकिन कुछ ही महीने बाद इसे स्टैनफोर्ड हिल प्रिजन में भेज दिया गया और वापस लौटने की बजाय ये फिर से फरार हो गया। अब ये इस बार फेक पासपोर्ट के साथ आयरलैंड पहुंच गया और वहां भी इसने सेम होटलों में जाकर चोरियां करना स्टार्ट कर दिया। अब 2006 में आयरलैंड की पुलिस ने इसे डिपोर्ट करके फ्रांस भेज दिया और फ्रांस आने के बाद भी ज्यादा दिन जेल में नहीं रहा। वहां से भागकर ये सीधा यूएसए चला गया और 2006 से 2007 तक इसने लास वेगस के होटल्स को टारगेट किया। फिर सितंबर 2009 में ये कनाडा से इलीगल तरीके से यूएसए में घुस रहा था। अब ये मत पूछना कि ये तो अभी यूएसए में था, ये यूएसए से इलीगल तरीके से कनाडा में गया था, फिर कनाडा से इलीगल तरीके से यूएसए में आ रहा था, फिर पकड़ा गया। अब जब बॉर्डर पेट्रोल वालों ने इसे एक गैस स्टेशन पर पकड़ा तो इसने बड़े इनोसेंट बनकर झूठ बोला कि यार मैं तो घूम रहा था, मेरी कार गलती से आ गई यहाँ पर। लेकिन जब बॉर्डर ऑफिसर ने इसके फिंगरप्रिंट चेक करे तो सच सामने आ गया और इसे अरेस्ट कर लिया गया। और 2010 में से न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने 2.5 साल की सजा सुनाई, लेकिन इसके बाद इसे फिर से डिपोर्ट कर दिया गया स्विट्जरलैंड में। और 2020 में ये एक फेक डायमंड मर्चेंट बनकर स्विट्जरलैंड के एक रिच कपल को ठग लिया। अब स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने इसे 10 साल की सजा सुना रखी है और ये वहीं पर है। इमेजिन करो एटीएम में ऐसा कोई ग्लिच हो जाए कि तुम अनलिमिटेड पैसा निकाल सको और कभी भी कोई पुलिस या बैंक वाला तुम्हारे पीछे ही ना आए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है डैन सॉन्डर से। 29 साल का अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अब जब डैन 15 साल का था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी और ये काफी लोनली और हेल्पलेस फील करने लगा था और इसी वजह से डैन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और ये पब और रेस्टोरेंट में काम करने लगा और 29 साल का होकर भी ये वही करता था। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिछले 4 साल से रह रहा था और शादी से पहले घर लेने के लिए ये पैसे सेव करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हो नहीं रहा था इससे, क्योंकि इसे पैसे खर्च करने की ना बहुत
बहुत गंदी आदत थी। अब फरवरी 2011 में एक रात डैन अपना बारटेंडर का काम खत्म करके अपने दोस्त मार्क के साथ ड्रिंक करने जाता है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ड्रिंक के आधे पैसे तू दे दियो, आधे मैं दे दूंगा। अब दोनों ने उस रात फुल ड्रिंक करी और मार्क ने अपने पैसे पे कर दिए। जब डैन की बारी आई तो उसके पास कैश नहीं था। अब डैन रात के 1-2 बजे एक नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक के एटीएम पर गया। अब इसके सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस था और इसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डैन नशे में अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में $200 ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। और जैसे इसने ट्रांसफर का बटन दबाया, एटीएम स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कैंसिल दिखाने लगी। अब ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी डैन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि ये सेविंग अकाउंट से ना पैसे निकालने का ट्राई करता है और ये दोबारा एटीएम कार्ड डालता है तो $200 बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद डैन पब में जाता है, पे करके दोबारा एटीएम पर आ जाता है और ये फिर एक बार क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है और इस बार भी बैलेंस अनअवेलेबल दिखाता है, लेकिन फिर से $200 बाहर आ जाते हैं। अब डैन इतने नशे में था कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस होने के बाद भी सेविंग अकाउंट में पैसे आ कैसे रहे हैं और सेविंग अकाउंट में वो पैसे शो भी नहीं हो रहे जो एटीएम से निकल रहे हैं। अब इसके बाद ये घर जाता है और सो जाता है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठता है और अपने पास पैसे देखकर ये डर जाता है कि बैंक वाले से पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब इसने अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस देखा तो उसमें कोई भी डेबिट नहीं दिखा रहा था और सेविंग अकाउंट में भी सब नॉर्मल था, कुछ माइनस नहीं हुआ था। अब डैन को उस टाइम जो समझ में आया वो ये था कि एटीएम में ऐसा कोई ग्लिच आ गया कि जिस टाइम ये एटीएम से पैसे निकालने जाता है उस टाइम एटीएम सिस्टम टेम्परेरी ऑफलाइन मोड में चला जाता है, इसलिए पैसे निकालने के बाद भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस सेम रहता है और सेविंग अकाउंट भी माइनस में नहीं जाता। सिंपल भाषा में ऐसा कोई ग्लिच हो गया था जो सब चाहते हैं कि उनके साथ हो जाए। अब डैन अगले दिन भी सेम टाइम पर एटीएम में जाता है और इस बार थोड़ी ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है और हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ जाते हैं। और इसके बाद डैन डेली सेम टाइम पर एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगा। अब इसके बाद इसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इसने बारटेंडर की जॉब ही छोड़ दी और मस्त लग्जरी लाइफ जीने लगा, महंगे कपड़े, जूते, वॉच खरीदने लगा, दोस्तों के साथ खूब दारू में पैसे उड़ाने लगा। अब दोस्त सोच रहे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, मुआवजा मिला है, लॉटरी लग गई, लेकिन डैन सबको कोई बिजनेस बता के ना बात टाल देता था। अब डैन के शौक डे बाय डे ना बढ़ते चले गए। ये किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाता तो प्राइवेट जेट रेंट पे लेता और अपने साथ दोस्तों को भी इस जेट में ले जाता, लग्जरी होटल्स में रुकता, पेंट हाउस में पार्टियां करता। शादी से पहले घर के लिए पैसे सेव करने थे, इसे सब भूल चुका था ये। अब इसके बाद डैन गैम्बलिंग और बेटिंग में भी अपने पैसे उड़ाने लगा, लेकिन ये अपने दोस्तों की यूनिवर्सिटीज की फीस भी भर देता था। ये फालतू में लोगों को कैश और गाड़ियां गिफ्ट करने लगा। अब डैन ने ऐसा 5-6 महीने तक करा, खूब मजा आया, लेकिन इसे इस बात का भी डर था कि जिस दिन बैंक को इस ग्लिच के बारे में समझ में आ गया इसे जेल में डाल देंगे। इसीलिए ऐसी कोई रात नहीं थी जिस दिन इसे एंग्जाइटी नहीं हो रही होती थी, लेकिन फिर भी ये एटीएम से पैसे निकालने जाता था। एटीएम से पैसे निकालना जॉब समझ ली थी इसने। अब धीरे धीरे डैन की एंग्जाइटी और नाइटमेयर्स ना बढ़ने लगे और डैन की गर्लफ्रेंड भी उससे दूर होने लगी, क्योंकि अब डैन का ध्यान रिलेशनशिप से हटकर बस पैसे उड़ाने में था और यही रीजन था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर ही चली गई। अब 5-6 महीने बाद डैन का डर और एंग्जाइटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसने बोला बस बहुत हुआ और इसने उस एटीएम से न्यू ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिए। अब जैसे ही इसने एटीएम से ट्रांजैक्शन करना बंद करा, इसका अकाउंट -$1.6 मिलियन दिखाने लगा। कुछ महीनों में ये इतना पैसा उड़ा चुका था। अब डैन सब कुछ छोड़कर घर पर बैठकर चुपचाप पुलिस का वेट करने लगा कि आएगी और मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन 3 महीने हो चुके थे, ना बैंक से कोई ऑफिसर आया ना ही कोई पुलिस वाला। अब कुछ आर्टिकल्स में इसका रीजन ये बताया कि बैंक ने डैन का अकाउंट तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बैंक ने पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर आई कि बैंक का सिस्टम इतना वीक है तो हमारे शेयर्स गिर जाएंगे और बाकी लोग भी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, वो अलग। लेकिन डैन तो ऐसे डर डर कर नहीं जीना चाहता था, तो इसने डिसाइड किया कि खुद बैंक को बता देगा कि मैंने $1.6 मिलियन उड़ा दिए और प्लीज मुझे आप अरेस्ट कर लो। इसके बाद डैन ने बैंक के स्टाफ को कॉल लगाया तो बैंक के स्टाफ ने ये बोलकर टाल दिया कि अब ये मैटर साइबर टीम और लीगल डिपार्टमेंट के पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब डैन वेट करने लगा कि चलो पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, और ऐसे ही वेट करते करते 3 साल बीत गए, कोई नहीं आया। लेकिन डैन का डर ना उसे सोने दे रहा था ना उसे जीने दे रहा था। अब डैन ने इस डर से फ्रीडम पाने के लिए सोचा कि कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा और 2014 में इसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस शो करंट अफेयर को कांटेक्ट किया और फिर इसने नेशनल टीवी पर लाइव बैठकर पूरी दुनिया के सामने कन्फेस किया कि हाँ मैंने भाई 1.5 मिलियन उड़ा दिए थे, बैंक के ग्लिच का फायदा उठा लिया। अब ये इंटरव्यू आते ही मीडिया में लोग पागल हो गए और बैंक के ऊपर डैन के अगेंस्ट कंप्लेन करने का प्रेशर बढ़ा। फिर बैंक को पुलिस के पास जानी पड़ा इस इंटरव्यू के बाद। अब डैन को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने उसे 1 साल की सजा और 18 महीने की कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर दिया और $2.5 लाख का फाइन भी लगाया। लेकिन डैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो जेल गया था तो फाइनली वो सुकून से सो पाया था इतने सालों बाद। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख देना कि बढ़िया है, एक और सुना, और मैं आ जाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग केस लेकर तुम्हारी फीड पर।